जय हिंद दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्रॉस डॉट नोटेशन देखा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखा और एब्सोल्यूट रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में ये हम लोगों ने जाना। और बाकी का टॉपिक जो छूट गया था वो आज हम लोग देखेंगे, जो कि रिलेशन बिटवीन बीएच का है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग यूज करेंगे उसमें मैग्नेटिक फोर्स का क्या काम होने वाला है, कैसे वो काम करता है, वो सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक को आज हम लोग ये कवर करेंगे। बाकी ये तीन टॉपिक पिछले क्लासेस में कवर हो चुका है, जो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा एक ये जो सेशन चल ही रहा है, क्लास चल रहा है, इसके अलावा 2020 का सीजन जो चल रहा है वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो टॉपिक वाइज आपका वो सेशन भी चल रहा है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी चल रहा है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर इस आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। बी को हम लोगों ने किससे देखा था? बी को हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से, और एच था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बी क्या था? बी आपका था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और एच था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये देखे थे। तो यहां पहला पॉइंट जो बोल रहा है, द फ्लक्स डेंसिटी बी प्रोड्यूस इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। In other word, the greater the magnetizing force and the greater is the magnetic flux and vice versa। कहने का मतलब ये है, ये जो B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। ठीक है, कैसे? तो हम लोगों ने देखा था H का क्या होता है, B जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, फ्लक्स, और H क्या था? H इज इक्वल टू MMF बाई L, इस तरह था। MMF क्या है? MMF एक फोर्स है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एक मैं दिखाता हूं आपको। इस फिगर को देखिए दोस्तों, इस फिगर में क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, H की जगह पे हम लोग क्या लिखे थे? H की जगह पे लिखे थे MMF बाई L था, और MMF के जगह पे क्या था? NI बाई L, इस तरह कुछ था। ठीक है, तो जितना ज्यादा यहां से MMF देंगे उतना ही ज्यादा यहां पे फ्लक्स यहां रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? NI, MMF के जगह पे क्या हो गया? NI। तो जितना ज्यादा MMF देंगे उतना ज्यादा यहां पे फ्लक्स रोटेट करेगा। तो उसी हिसाब से यहां पे क्या हो गया, उस लेंथ में उतना ही ज्यादा फ्लक्स जो है यहां से रोटेट करेगा। तो यहां पे सही कह रहा है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी जितना ज्यादा MMF यहां से देंगे उतना ही ज्यादा यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पे हम लोग MMF बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहां पे फ्लक्स जो है इस लेंथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सही डिनोट कर दिया गया है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो यहां पे सही बोला गया है, B का क्या हो जाएगा? B का वैल्यू हो जाएगा phi बाई A। ठीक है, और H का वैल्यू क्या हो जाएगा? H का वैल्यू हो जाएगा MMF बाई L। ठीक है, जितना ज्यादा यहां पर मान सकते हैं फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF है, इस तरह से मान सकते हैं। जितना ज्यादा MMF उतना ज्यादा फ्लक्स। तो उसी तरह यहां पर ठीक बोला गया है, ये जो है आपका B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम लोग देंगे, जितना ज्यादा H देंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स देंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब एक चीज और, B अगर यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी के जो साइन है इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो इसके जगह पे कुछ कांस्टेंट देंगे, तो उस कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, बी जो होगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इक्वल का साइन आया और यहां पे हो गया म्यू, और यहां पर हो गया एच। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू एच हो गया। अब क्या करेंगे, इस एच को उठा के यहां पे ले आएंगे, तो यहां पे हो जाएगा बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या हो गया आपका? एब्सोल्यूट या एक्चुअल परमेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब इस म्यू के जगह पे हम लोग क्या, म्यू का वैल्यू क्या होता है? मी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। समझ गए? तो अगर बात कर रहा है किसी मीडियम का, अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मीडियम को हम लोग ला के रख रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होगा? तो बी इज इक्वल टू, अभी क्या हम लोग देखें, म्यू इंटू एच देखें, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। तो अब अगर हम लोग
कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मीडियम को रख देते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, B इज इक्वल टू इस म्यू के जगह पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, अगर कोई मीडियम है तो। ठीक है, अगर मीडियम के जगह पे अगर हम लोग कोई एयर ले लेते हैं तो वहां पर केवल फॉर्मूला जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, ये केवल होगा, क्योंकि एयर का क्या था, एयर का एक्चुअल परमिबिलिटी जो था वो म्यू नॉट था, तो एक्चुअल परमिबिलिटी यहां पे लिख दिए, और एच हो गया आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का निकल के जाएगा। तो अगर मीडियम की बात करें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तो। ठीक है, और अगर एयर की बात करें तो एयर के जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए? देखिए अभी हम लोगों ने जो टॉपिक को देखा, अभी ऊपर जो हम लोगों ने देखा वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं कोई एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जो है हम लोग कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे फ्लक्स डेंसिटी B नॉट जो है आपको वहां पे देखने को मिल रहा है एयर में। तो B नॉट क्या होगा, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। एयर में क्या है, एयर में हम लोग यही लिखते थे म्यू नॉट इंटू एच। अगर इस एयर के जगह पे हम लोग कोई मीडियम अगर रख दें तो क्या होगा, तो अगर कोई मीडियम अगर कोई मटेरियल अगर बीच में रख लेते हैं तो रिलेटिव परमिबिलिटी जो होगा वो आप यहां पर देखिए ये फॉर्मूला होगा, बी मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। अगर कोई मटेरियल रखते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज अप्लाइड देन फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल विल बी बी मैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ये होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अगर एयर का लेते हैं तो, और अगर मटेरियल उसमें कोई डाल देते हैं तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो बी मैट बाई बी नॉट इक्वल टू, बी नॉट किसका हो गया, एयर का, और बी मैट हो गया कोई मटेरियल का। तो बी मटेरियल का क्या हम लोग देखे थे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच था, और एयर का क्या था, एयर का केवल था म्यू नॉट इंटू एच। तो जब इसको हम लोग काटेंगे एच से एच कट जाएगा और म्यू से म्यू नॉट कट जाएगा, तो बी मैट निकल के आएगा बी मैट बाई बी नॉट इज इक्वल टू केवल म्यू आर। तो रिलेटिव परमिबिलिटी जो होगा वो बी मैट बाय बी नॉट होगा। ठीक है, तो इसलिए तब यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो गया, रिलेटिव परमिबिलिटी जो हो जाएगा वो आपका इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी मटेरियल बाय बी नॉट के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोडक्ट इन द मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन द एयर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन वी से दैट relative permeability mu r of soft iron 8000, it means that for the same magnetizing flux density of soft iron will be 8000। यानी अगर relative permeability अगर यहां पर 8000 होगा, ठीक है, तो यहां पर जो फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो आपका यहां पर भी जो है आपका 8000 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ इन अदर वर्ड फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एच the magnetic lines of force will be 8000 times greater in soft iron than in air। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो गया कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगा, जैसे यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू यहाँ पर 8000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8000 मान लिए, तो यहाँ मटेरियल, उस मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो भी आपका 8000 होगा, जो कि एयर से कितना टाइम्स है, एयर से 8000 टाइम्स है। एयर का कितना माने थे रिलेटिव परमिबिलिटी, एक माने थे, तो उस हिसाब से इसका रिलेटिव परमिबिलिटी मटेरियल का 8000 टाइम्स हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है वो किस किस तरह का मैग्नेटिक मटेरियल रहता है और कैसे वो काम करता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मटेरियल, अगर कोई मटेरियल ले लेते हैं और उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो उसके रिलेटिव परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी अगर उस मटेरियल का ज़्यादा है तो उस मटेरियल का मैग्नेटिक पावर जो है वो ज़्यादा होगा। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी उस मटेरियल का अगर कम है तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो आपका उसका कम होगा। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले मटेरियल के बारे में हम लोग जानते हैं, वैसा मटेरियल जिसका रिलेटिव परमिबिलिटी अगर 1 से ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है लेकिन 1.1 से कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन अगर 1 है, लेकिन ये जो है 1.1 से अगर कम है तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसका रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है,
एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम है या प्लेटिनम है, अगर कोई मटेरियल है, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। म्यू आर जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन 1.1 से कम होगा। तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? पारामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल जो होता है, पारामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, वो काफ़ी वीक होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अगर इसके सामने अगर मैग्नेट अगर लेके जाए तो बहुत कम अटैच्ड होता है, इससे बहुत कम देखने को मिलेगा कि वो जो है वो उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। ये आपका ले लेते हैं मैग्नेट का टुकड़ा, जिसमें नॉर्थ साउथ है, और यहाँ पे अगर अल्युमिनियम या फिर हम लोग कोई एक मटेरियल ले लेते हैं, प्लैटिनम ले लेते हैं, इसके नज़दीक अगर लेके जाएंगे तो ये अल्युमिनियम जो है वो बहुत कम अट्रैक्ट होगा इस मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे एल्युमिनियम का टुकड़ा है, ठीक है, एल्युमिनियम का टुकड़ा, तो एल्युमिनियम का टुकड़ा क्या है? पारामैग्नेटिक है, ठीक है। तो पारामैग्नेटिक मटेरियल में एल्युमिनियम जो है वो कुछ इस तरह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास करता है, कुछ हल्का सा टच करेगा क्योंकि स्लाइटली ग्रेटर देन है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वहां पे। क्योंकि पारा मीन्स क्या है? यहाँ कहने का मतलब यह है, पारा मीन्स कुछ पार होने दे रहा है उससे, कुछ उससे पास होने दे रहा है, ठीक है। इसलिए स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, कुछ पास होने दे रहा है। ये सेंटेंस याद रखिएगा कि एल्युमिनियम या फिर प्लैटिनम वैसा मटेरियल जिसमें जो पारामैग्नेटिक मटेरियल का गुण है, यानी पारा कहने का मतलब है कुछ उसमें पास होने दे रहा है, यानी ग्रेटर देन 1 लेकिन 1.1 से कम। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मटेरियल क्या कहता है कि वैसा मटेरियल जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो लेस देन 1 है, यानी म्यू आर जो है वो आपका लेस देन 1 है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और वो मटेरियल कौन कौन सा है? कार्बन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल। डाया मतलब क्या? यानी मर गया, ठीक है। डाई मतलब उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा बात यह है कि अगर वो मटेरियल है, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है हम लोगों के पास, तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके सामने लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? स्लाइटली रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्ट जो है उसमें देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अगर कॉपर का है, ठीक है, ये कॉपर का है, अगर इसमें हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो इससे पास नहीं होगा, ये रिपेल करेगा, यहां से दूर चला जाएगा, इस तरह से फील्ड जो होगा इसका वो दूर में रहेगा। तो डायमैग्नेटिक कहने का मतलब है कि अगर कॉपर या आपका कार्बन या सिल्वर अगर मौजूद है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड डाई यानी मर जाता है, उससे रिपेल करेगा, उससे टच होके पास नहीं होगा, उससे पास हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहां पर जो है इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगा, वो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगा वो 1 से जो है वो कम होगा, ठीक है। समझ गए? डाया मतलब उससे पास नहीं होगा, पारा मीन्स कुछ पास हो रहा है, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा देखिए, वैसा मटेरियल जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ही ज्यादा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन अलॉय, ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे परमलॉय वगैरह हो गया, वो सब का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी कहने का मतलब है म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे? रिलेटिव परमेबिलिटी कहेंगे। और वो मटेरियल कौन कौन सा आता है? आपका सॉफ्ट आयरन पीस, जैसे आयरन अलॉय हो गया, ठीक है, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा? वो आपका 7000 होगा, जो कि 1 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव, ये जो मटेरियल है जिसका परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा हाई है, इसका हम लोग वाइडली जो यूज करते हैं वो मोटर का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सब में हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे रिले अगर बना रहे हैं या फिर कोई मैग्नेटिक डिवाइस बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, या फिर मोटर या जनरेटर अल्टरनेटर वगैरह बना रहे हैं, उसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन अलॉय है, ठीक है, आयरन अलॉय है, अलॉय मान लेते हैं। इसमें बोल रहा है क्या? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें अगर हम लोग पास कराएंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में अगर हम लोग रखेंगे तो इसमें से इजीली पास होगा, ऐसे सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसी से पास होगा। पहला क्या था? पहला जो था वो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, तो यहां से ऐसे गुजर जा रहा था, कुछ टच कर रहा था, इस तरह से था, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था?
डायमैग्नेटिक मटेरियल में दूर से एकदम चला जा रहा था, कुछ टच ही नहीं कर रहा था। लेकिन अगर बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस मटेरियल से ही पास होने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो हम लोगों ने अभी देखा क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था कि 1 जो था, रिलेटिव परमिबिलिटी जो था वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लेकिन लेस देन 1.1। ठीक है, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी जो था वो लेस देन 1 था। वही अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, रिलेटिव परमिबिलिटी इसमें जो है वो मच ग्रेटर देन 1 है, जिसका रिलेटिव परमिबिलिटी जो है आपका 7000 या इससे ऊपर देखने को मिलेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका हम लोगों ने यूज कहाँ कहाँ देखा था। इसका यूज जो है मोटर, ट्रांसफार्मर, रिलेज वगैरह में बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर जिस भी मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी एक से आसपास में है, यानी एक से कम है थोड़ा या एक से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन सा आ रहा था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये दोनों को हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में रखेंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 था, और डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो लेस देन 1 था। तो ये 1 के आसपास में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में मानेंगे। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो ना ही किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और ना ही किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से रिपेल होगा। ये चीज याद रखिएगा। प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल तो मैंने बताया है कि वो हल्का सा रिपेल करेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में जिस भी मटेरियल का रिलेटिव परमिबिलिटी 1 के आसपास में है, तो वो मटेरियल क्या करेगा, ना ही किसी भी मैग्नेट से रिपेल करेगा और ना ही किसी भी मटेरियल से अट्रैक्ट करेगा। वो मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये देखिए यहाँ पे फिगर, तो इस फिगर में देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है। ठीक है, और ये कंडक्टर, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन अब देख रहे हैं करंट का, इस तरह से करंट का डायरेक्शन है। तो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, और यही करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कहने का मतलब ये देखिए सब एक डिफिनिट डायरेक्शन में जा रहा है और एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबका सेम है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं, तो ये कंडक्टर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो फोर्स होगा वो आपका फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पे देखिए, ये आपका फील्ड हो गया, ये आपका हो गया, इधर आपका हो गया करंट आई, ये हो गया बी, और इसकी इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा आपका फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग ये करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो उसमें फोर्स जो लगेगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे। ये यहाँ पर है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मोची के अगर शॉप में जाइएगा तो कुछ इस तरह का ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसपे वो रख के जूता वगैरह वो बनाते हैं, वैसे आप लोग को वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें जो फोर्स लगेगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं, तो उसमें जो फोर्स रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का, वो आपका यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, और ये फोर्स जो लगेगा किसमें, वो न्यूटन में लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो कंडक्टर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल साइन थीटा। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया करंट, लेंथ हो गया आपका, एल हो गया आपका कंडक्टर का लेंथ, और साइन थीटा जो हो गया वो फील्ड, ये फील्ड और कंडक्टर के बीच का जो थीटा एंगल है वो हो गया। ठीक है, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है
करंट जो है वो एम्पियर में हो गया, आई हो गया करंट, एल हो गया लेंथ ऑफ मीटर यानी कंडक्टर का लेंथ, और बी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिखाते हैं, और थीटा हो गया एंगल बिटवीन कंडक्टर और फील्ड। ये कंडक्टर हो गया और ये फील्ड के बीच में जो आपका थीटा एंगल बना रहा है वो ये है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल साइन थीटा, न्यूटन में था। ठीक है, अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम लोग हटाएंगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले में जो हम लोग लिखेंगे वो होगा 1। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के बदले में यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं, तब जो फोर्स निकल के आएगा वो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा निकल के आएगा। ठीक है, जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसके बदले में F इक्वल टू बिल साइन थीटा निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि कोई एक वायर लेते हैं और उस वायर को अगर हम लोग फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे, अगर 90 डिग्री में रख देंगे तो वहां पे फोर्स क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं ये एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड इधर बी जा रहा है और इस फील्ड के परपेंडिकुलर ही हम लोग एक कंडक्टर को यहाँ पे रख दिया, तो इसका एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया थीटा का एंगल। ठीक है, तो थीटा का एंगल यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू, पहले तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे B इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो B प्रोपोर्शनल के जगह पे इक्वल लगाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 अगर सारे से अगर इंटू करेंगे तो वही चीज आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल साइन थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है और उसके हम लोग परपेंडिकुलर में एक हम लोग अगर कंडक्टर को रख देंगे एकदम परपेंडिकुलर में, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो साइन 90 डिग्री का क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो जब 1 को बिल से BIL से अगर इंटू करेंगे तो फोर्स जो निकल के आएगा PIL ही निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा जाए तो वहां पे फोर्स जो लगेगा वो बिल लगेगा, BIL। ठीक है, और अगर कोई उसके बीच में कोई एंगल है, 90 डिग्री नहीं है, कुछ एंगल है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक फील्ड लिया था और इसके परपेंडिकुलर में एक हम लोग कंडक्टर को रखे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक फील्ड है और इसी फील्ड के हम लोग पैरेलल में एक कंडक्टर को रखेंगे, ये हो गया कंडक्टर और ये आपका हो गया फील्ड। तो जब यहां पर रखेंगे फील्ड के पैरेलल ही अगर आपका यहां पर कोई कंडक्टर को रख देंगे तो इस फील्ड को ये कंडक्टर कट नहीं कर रहा है और इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया आपका थीटा जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू, पहले फोर्स क्या क्या था, फोर्स था बिल साइन थीटा था, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो जब 0 को इस पूरे बिल से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग फील्ड के पैरेलल ही रखते हैं तो वहां पर जो फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो 0 फोर्स होगा। ठीक है, समझ गए। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, फोर्स का कुछ डायरेक्शन होता है तो फोर्स लिख दिए, और बिल होता है, बिल साइन थीटा होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, करंट जो है, करंट वेक्टर फॉर्म नहीं होता, करंट क्या होता है स्केलर फॉर्म में, तो करंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और एल जो है वो किसी डायरेक्शन में है और इनटू बी का वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख देंगे क्योंकि बी भी किसी डायरेक्शन में। ठीक है, समझ गए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को रखते हैं तो क्या वहां पे निकल के आता है, फोर्स क्या होता है। अगर उस कंडक्टर को अगर हम लोग 90 डिग्री में रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या निकल के आता है। अगर उसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखते हैं तो क्या निकल के आता है। इतना समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर जो बोल रहा है मैग्नीट्यूड फोर्स जो होता है F, जो कि बिल साइन थीटा होता है, वो आपका जो परपेंडिकुलर प्लेन जो होता है वो L और B के परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये है, ये एक फिगर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये फील्ड का डायरेक्शन है B है, ये इस तरह से मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है जिसको L, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ, इसके अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लेते हैं ऐसे, ये जो है ये इस तरह है। अगर इसको हम लोग देखेंगे ये L है, L के परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग रखते हैं,
ठीक है, कंडक्टर को, ठीक है। और उसी तरह बी को आप देख रहे हैं, बी भी जो है बी के परपेंडिकुलर भी है ये कंडक्टर, ठीक है। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर में जो है आपका ये कंडक्टर को रखा हुआ है, या एल से अगर देखिए तो भी और बी से देखिए तो भी, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स निकल के आएगा, फोर्स होगा बिल साइन थीटा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि फोर्स का जो मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल साइन थीटा होगा, और कंडक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, किसके, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, ठीक है। चलिए, अभी देखा हम लोगों ने कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसमें कोई कंडक्टर को हम लोग रखते हैं तो वहां पे फोर्स जो लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, फील्ड और वो कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लगता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर लगेगा वो इसी में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा जो मौजूद रहता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके हमेशा परपेंडिकुलर में रहता है। और इसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए, इसको हम लोग पता करने के लिए राइट हैंड का रूल लगाते हैं। कैसे, देखते हैं। यहां ये देखिए आपका राइट हैंड है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड है। तो इस राइट हैंड को ऐसे पूरा ओपन करेंगे और चारों उंगली जो है वो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन उधर हो गया, तो चारों उंगली को करंट का डायरेक्शन पे रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने उंगली को, उस चारों उंगली को जो है वो फोल्ड करेंगे 90 डिग्री में, ठीक है, 90 डिग्री में फोल्ड करेंगे। तो जब उसको फोल्ड करेंगे तो यहां पे हाथ रखें, और जब उंगली को फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहां पे हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तब यहां पे जो फोर्स लगेगा तो वहां पे क्या होगा कि जब यहां पे हाथ रखें, ऐसे चारों उंगली इधर दिखाएं और उसको इधर फोल्ड किए, तो आपका ये निकल गया, फील्ड निकल गया। और यहां हाथ जो यहां पर रखे चारों उंगली, ये करंट का डायरेक्शन को बता रहा है। उसके बाद जो आपका थंब जो है वो ऊपर की ओर दिखाएगा। तो जो जहां पर थंब जो है जिधर की ओर दिखाएगा उधर आपका फोर्स लग रहा है। तो यहां पर किधर की ओर दिखाएगा, अगर हम लोग यहां पर उंगली अगर ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, और उंगली का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन में अगर हम लोग चारों उंगली को रख रहे हैं और उसको 90 डिग्री में ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो थंब किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहां पर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो यहां से साबित हो गया कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर जो करंट है, इन दोनों के परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगा, दोनों के परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए इसी राइट हैंड रूल का हम लोग यूज करेंगे। चलिए, अच्छा देखिए यहां पर जो है ये सारा टर्म को अभी मैंने समझाया, जो कि वो हाथ का जो था और उसका जो परपेंडिकुलर जो लग रहा था उसी फोर्स को हम लोग यहां पे देखे। यहां देखिए डेफिनेशन बी में क्या कर रहा है, बी का डेफिनेशन क्या कर रहा है, वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी in terms of force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। मतलब कहता है कि जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगा हुआ है, तो उसमें जो फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो बतलाता है इसी टर्म को। तो ये फोर्स एक्टिंग जो हो रहा है, फोर्स का जो काम कर रहा है वो इसी चीज को बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी बताता है, ठीक है। चलिए, तो वहां जब जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे हम लोग जान रहे थे, तो जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा वो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा होगा, ठीक है। लेकिन वहां फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कैसे होगा, तो मान लेते हैं यहां पर देखिए फोर्स दिया हुआ है 1, फोर्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 न्यूटन है। दूसरा करंट जो दिया है वो 1 एम्पियर दिया हुआ है, लेंथ जो दिया हुआ है वो 1 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, और एंगल जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो बी को यहीं पे रहने दिए, बाकी सबको उधर लेके गए, तो सब नीचे चला गया, ठीक है। फोर्स आई एल साइन हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा, ठीक है।
तो यहां पर यही चीज दिया हुआ है कि जब हम लोग बी को डिफाइन करते हैं तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो फोर्स एक्टिंग के टर्म पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर कह रहा है कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो वहां पर फोर्स एक्टिंग होगा, जो कि फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा था। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को अगर यहां से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को यहां से निकालेंगे तो B इज इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एल, और यहां पे होगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हम लोगों के पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना निकल के आएगा। ठीक है, यही टर्म निकल के, तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि हेंस फ्लक्स डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर 1 मीटर लॉन्ग। अगर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है और उसमें जो है वो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर, और उसको हम लोग परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम लोग उसको रख दिए परपेंडिकुलर, तो वो फोर्स जो है वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था, B इज इक्वल टू एफ बाई करंट का वैल्यू कितना है 1, L का कितना दिया हुआ है 1 मीटर, इंटू साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो तीनों का अगर इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 बाई 1। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो 1 निकल के आएगा। तो B को किससे दिखाते हैं, B इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया कि अगर कोई कंडक्टर को हम लोग करंट, अगर मान लेते हैं हम लोग के पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को ये मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 90 डिग्री में। ठीक है, तो इसका एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I जो हो गया वो हो गया 1। ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और ये लेंथ, इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ मान लेते हैं ये दिया हुआ है 1 मीटर का लेंथ है। ठीक है, ये कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आएगा फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखें, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट ही वही होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और निकल के आया कितना 1। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स से वहां पर जब ऐसे इस फॉर्म में हम लोग रखें 90 डिग्री में रखें, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स रखें और यहाँ करंट हम लोग 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाएं इस 1 मीटर कंडक्टर में, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो लग ही रहा है, उस फोर्स वहां 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब वहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 मीटर लेंथ है और 90 डिग्री का एंगल है, तो वहां पे फ्लक्स डेंसिटी इजीली निकल जाएगा। तो वो फ्लक्स डेंसिटी हम लोग को पता चल गया कितना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में इन तीनों टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया, रिलेशन बिटवीन B एंड H, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एंड नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये तीनों को आज हम लोगों ने कवर किया, और ये तीनों जो है वो पिछले क्लासेस में हो गया। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, इधर तो आपका क्लासेस चल ही रहा है, सारे क्लासेस चल ही रहे हैं, और सारे क्लासेस के बाद हर एक टॉपिक के बाद जो है आपका 2020 सीजन का एक क्लास चल रहा है जिसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो 20 क्वेश्चन जो है वो पिछले जो सेशन हो चुके हैं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसको उसमें देखने को मिलेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि सेशन कंप्लीट होने के बाद वो 20 क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हैं तो आपका टॉपिक जो है वो धीरे धीरे क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह जो है एक साइड आप क्लास करते जाइए और 2020 सीजन को भी देखते आइए। इसके अलावा बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों भाइयों में इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज है वो उन सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अच्छे से आप लोग इसी तरह प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।